वेलकम बैक अगेन। आज हम 2024 का जो पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है, एचटेट का पेपर, उसमें हम बायोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 91st क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है हम इंग्लिश सेक्शन से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था और मेरे को ईजी लगता है इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू हिंदी, ठीक है। तो 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 91st क्वेश्चन क्या बोलता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का कौन सा इनमें से करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इट इज़ अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट। रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट तो होता है ना। इट इज़ डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस, ये भी होता है, डार्क कलर का होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे आप गोबर वगैरह डालते हैं जो वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो ब्लैकिश हो जाता है, अमोर्फस होता है वो। इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट ए वेरी फास्ट रेट। फास्ट रेट पे तो नहीं होता, बहुत स्लोली ये डिकम्पोज होता है। इट इज़ कोलोइडियल इन नेचर, येस इट इज़ कोलोइडियल इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा है नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमस, तो ह्यूमस का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, थर्ड वन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली वन कोडोन। सिर्फ एक कोडोन से इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो कोड किया जाता है, सेरिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन या ग्लाइसिन। कौन सा किया जाता है, ट्रिप्टोफैन, क्योंकि ट्रिप्टोफैन वन ऑफ द टू अमाइनो एसिड। दूसरा कौन सा होता है, मिथेनिन, और ये कौन सा है, ट्रिप्टोफैन। मिथेनिन और जो ट्रिप्टोफैन है ये दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सिर्फ एक कोडोन से ही, सिंगल कोडोन UGG से ही क्या किए जाते हैं, कोड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन इफ द आई पीस लेंस इज 10x। अगर आई पीस लेंस मेरा 10x होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस मेरा 40x होगा तो मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 40 × 10 कितनी होगी, 400x होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिचमंड लैंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। रिचमंड लैंग इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है, डिलेइंग ऑफ सेंसेस, डोरमेंसी ऑफ सीड्स, लीफ अरेंजमेंट या फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। तो ये किससे एसोसिएटेड है, डिलेइंग ऑफ सेंसेस से। जो रिचमंड लैंग इफेक्ट है वो बताता है डिले ऑफ सेंसेस, यानी कि एजिंग की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में वो उसकी डिले होने के बारे में ये बताता है, पर्टिकुलरली किस में, लीव्स में, ठीक है। जब हम प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन, जो प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको अगर हम लीव्स को प्रोवाइड कर दें तो लीव्स क्या होंगे, ओल्ड नहीं होंगे, उनमें डिले हो जाएगी एजिंग। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है रिचमंड लैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हमें पता है कि हमारी जो प्रोसेस है ग्यूटेशन बोला जाता है, उससे बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है, या फिर इम्बिशन इसको बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, इम्बिशन इसको बोला जाता है। देखो जो हमारी ग्यूटेशन, ये कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। जैसे अगरबत्ती को जला दिया रूम के किसी एक कोने में और वो दूसरे कोने तक चली जाती है, उसकी जो स्मोक होती है या धुआं होता है, तो वो क्या प्रोसेस है, वो एक डिफ्यूजन की प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करता है, सब्सटेंस मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, हाँ, फॉर द MN ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप के लिए, MN ब्लड ग्रुप की बात चल रही है, ग्रुप सिस्टम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ M, जो फ्रीक्वेंसी होती है M की एंड N एलील की, वो कितनी दी गई है, 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप बियरिंग इंडिविजुअल्स इज लाइकली टू बी। इसने बोला है किसी इंडिविजुअल का MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, M की फ्रीक्वेंसी है 0.6 और N की फ्रीक्वेंसी है 0.4,
ठीक है। तो Mn ब्लड ग्रुप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? देखो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल यूज़ होगा। यहाँ पे दो एलील दे रखी हैं, एक M है एक N है ना। तो एक हमारी P है और एक हमारी क्या है, Q है। और हमें पता है P प्लस Q किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और हम अगर P प्लस Q का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? P स्क्वायर प्लस 2P Q प्लस Q स्क्वायर आता है, जो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे P स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी है MM की, है ना, जो हमारा डोमिनेंट एलील होती है। और Q स्क्वायर फ्रीक्वेंसी होती है NN की, जो कि रिसेसिव फ्रीक्वेंसी होती है। और 2P क्या होता है हमारा? जो 2PQ होता है वो हेट्रोजाइगस की होती है MN, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो MN की पूछी गई है, मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो हमारा वो किसके इक्वल होगा? 2PQ के। अब P की वैल्यू कितनी है? 0.6 और Q की वैल्यू कितनी है? 0.4। तो 2 मल्टीप्लाई 2 0.6 इन मल्टीप्लाई 0.4 किसके इक्वल होगा? 0.48 की, 0.48 के इक्वल होगा। अगर मैं परसेंटेज निकालूंगी तो किसके इक्वल होगा? 48% के। तो 48% हमारा ऑप्शन 4 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट है डोरमेंसी ऑफ सीड्स इज कोज्ड बाय। डोरमेंसी जो होती है सीड्स में वो किसकी वजह से होती है? डोरमेंट हो जाते हैं सीड्स। जैसे हमने अपने घरों पे बहुत सारी दालें, चने, है ना, ये स्टोर करके रखे हैं, तो वो सीड्स डोरमेंट है ना। तो इन किसकी वजह से होते हैं? इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर एंड ऑक्सीजन। यस, अगर इम्परमिएबल होगा, जैसे ही मैं चने को भिगो देती हूँ पानी में, तो वो क्या करने लगता है? जर्मिनेट होने लग जाता है, उसको ऑक्सीजन वाटर मिलता है। तो इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर एंड ऑक्सीजन, ये भी डोरमेंसी का कारण है। इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, ये भी डोरमेंसी का कारण है। जर्मिनेशन इनहिबिटर, जर्मिनेशन के लिए इनहिबिटर अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगी तो जर्मिनेट हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी डोरमेंसी का कारण है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 98 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पेयर या फिर पेयर्स, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे दे रखा है मिनामाता डिजीज। तो मिनामाता डिजीज किसके थ्रू कोज की जाती है? कोज्ड बाय मरकरी। मरकरी की पॉइजनिंग से हमारी मिनामाता डिजीज होती है। बाइसिनोसिस डिजीज कॉटन डस्ट की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमारी जो बाइसिनोसिस डिजीज है वो कॉटन डस्ट की को जब हम इनहेल कर लेते हैं तब होती है, ठीक है। नोकनी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है। नोकनिक सिंड्रोम फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी से होता है, फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी से होता है, ठीक है। जो नोकनी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी से होता है, या फिर कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। नाइट्रेट की डेफिशिएंसी से नहीं होता। नाइट्रेट को अगर हम वाटर में मिक्स हो नाइट्रेट और उसको अगर हम पी लेते हैं तो मिथमोग्लोबिनेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथमोग्लोबिन एनीमिया, ठीक है, हो जाता है। और ये किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। तो मिथमोग्लोबिनिया किस में होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है। ये नाइट्रेट की वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से नहीं होता, ठीक है। फ्लोराइड की वजह से तो क्या होता है? नोकनी सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। या फ्लोरोसिस होता है फ्लोराइड की वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फर्स्ट और सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है? फोर्थ में। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 99। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई इफ द लेंथ ऑफ इट्स DNA इज 1.7 mm। बिल्कुल NCERT से लिया गया है ये, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें एवरेज डिस्टेंस पता होनी चाहिए दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में। तो जब हम DNA हेलिक्स पढ़ते हैं, DNA हेलिक्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है। या फिर हम कह सकते हैं 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मिलीमीटर होती है। 0.34 इंटू 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर होती है, ठीक है। अब जो लेंथ हो ई कोलाई DNA की वो कितनी दी रखी है? 1.7 mm है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द DNA डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पर बेस, है ना, डिस्टेंस पर बेस पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है? 1.7 mm। और हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ mm पर बेस पेयर, यही होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? 1.7 0.34 डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶।
तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगी तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 बेस पेयर। तो क्या आंसर होना चाहिए 10⁻6, 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 बेस पेयर। तो आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन एंजियोस्पर्म्स ओक्योर इन विच फॉर्म। अगर ट्रांसलोकेशन होती है शुगर की एंजियोस्पर्म्स में, प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट में, किस फॉर्म में होती है, सुक्रोज की फॉर्म में होती है। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होती है, सुक्रोज की फॉर्म में होती है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होती है और इसलिए ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए सूटेबल शुगर होती है। नेक्स्ट है द सबस्ट्रेट फॉर रुबिस्को एंजाइम इज। रुबिस्को एंजाइम के लिए कौन सा यहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा होता है। रुबिस्को एंजाइम की अगर हम बात करें तो कौन सा सबस्ट्रेट यहाँ पे हमारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या राइबुलोज, या फिर हमारे पास क्या है राइबुलोज 3,5 बिसफॉस्फेट, या फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। तो हमारा रुबिस्को एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इन कोलारॉइड रूट्स ऑफ साइकस, साइकस के अंदर कोलारॉइड रूट्स पाई जाती हैं। जो एल्गल जोन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। साइकस में जब कोलारॉइड रूट्स की बात करते हैं तो जो एल्गल जोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर कोर्टेक्स में, मिडिल कोर्टेक्स में, बिटवीन एपिडर्मिस एंड आउटर कोर्टेक्स या आउटर कोर्टेक्स। तो देखो वो प्रेजेंट होता है मिडिल कोर्टेक्स में। साइकस कोलारॉइड रूट्स स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं जो नेगेटिवली, मतलब जो हमारी हम बोले तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिकली नेगेटिव होती हैं, है ना, जियोट्रॉपिकली नेगेटिव होती हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है कोलारॉइड रूट्स के अंदर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमारे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं साइकस की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नोस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के। ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं साइकस के साथ। ठीक है, तो एल्गल जोन जहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया रिसाइड करते हैं वो कौन सा रीजन होता है, मिडल कोर्टेक्स होता है। ठीक है, और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये किस में हेल्प करती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइजीन यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा क्राइजीन यहाँ पे यूज़ किया गया, क्राई 1AC या क्राई 1AB या क्राई 2AB, बोथ क्राई 1st AC या 2nd AB। तो इसका आंसर क्या है हमारा, क्राई 1st AB। बेसिलस thuringiensis BT प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन होता है। और ये प्रोटीन जो प्रोटीन है, जो टॉक्सिक प्रोटीन है, जो इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन होता है, वो क्राइजीन के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब क्राइजीन कोड करेगा एक प्रोटीन को जो टॉक्सिक प्रोटीन होगा, और वो किस में पाया जाएगा, BT मतलब कि बेसिलस thuringiensis नामक एक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्राइजीन का यूज़ किया जाता है कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए। कॉर्न बोरर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो उसमें छेद कर देते हैं कॉर्न में। तो कौन सा होता है, क्राई 1st B होता है। ठीक है, और जो क्राई 1st AC होता है या क्राई 2nd AB होता है, ये दोनों जो हमारे जीन होते हैं ये कॉटन बुलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और दूसरे कुछ पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, पर कॉर्न बोरर के लिए क्राई 1st AB यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। क्या है, फर्स्ट है हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है इसमें से। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पोल्स पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, -डिग्री तक पहुंच जाता है ना। पोल्स पे बहुत ही नेगेटिव मतलब या फिर बोलें कि हम बहुत -डिग्री में टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकती स्पीसीज। तो इक्वेटर पे हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो ये इनकरेक्ट है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये भी सही है। ट्रॉपिक्स मोस्टली हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
अमोंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। हाँ, ये भी सही है क्योंकि इंसेक्ट्स है हमारी जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्यूनिन दे रखा है। क्यूनिन कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? सिनसोना प्लांट से। सिनकोना या जो भी होता है, मैं इसको सिनसोना ही बोलती हूँ। ठीक है, सिनसोना बोल रही हूँ मैं इसको, सिनकोना जो भी है ये। ठीक है, बचपन से हमें पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th में पढ़ा था हमने EVS की बुक में इसको। कभी सिनसोना ही बोला जा रहा है जब सही। ठीक है, तो ये जो ट्री है इसकी बाग से ऑब्टेन की जाती है। तो बाग से क्या ऑब्टेन की जाएगी? क्यूनिन। कॉफ़ी किससे ऑब्टेन की जाती है? कॉफ़ी हमें पता है ये सीड से ऑब्टेन की जाती है। टी किससे ऑब्टेन की जाती है? टी हमें पता है लीव से ऑब्टेन की जाती है। हींग किससे ऑब्टेन की जाती है? हींग हमारी ऑब्टेन की जाती है रूट से ऑब्टेन की जाती है। तो फर्स्ट का क्या है? 4th है। तो फर्स्ट का 4th किस में? 4th में। तो 4th विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मेच्योरिटी इज। जब मैच्योर हो जाता है एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक किसी भी एंजियोस्पर्म का, तो उसके अंदर क्या होता है? 7 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। वो कैसा होता है? 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, या 7 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड। तो वो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है। ठीक है, वो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है। उसमें क्या होती हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारे 2 सिनर्जिड्स होंगे, एक एग सेल्स होगी, और बीच में हमारे क्या होंगे? सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट होंगी, है ना। 7 सेल्स होती है, एक एग सेल होती है। देखो, एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको सेंट्रल सेल में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये एक सिंगल सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। एंटीपोडल सेल होती हैं। तो सेल की बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7। और न्यूक्लियस की बात करें तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और 2 यहाँ पे होंगे, और 3 यहाँ पे होंगे। तो कितने होंगे? 8 न्यूक्लियस। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, 107। ठीक है, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफिटिक फेज। तो ब्रायोफाइटा के लिए, ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट अपॉन। ब्रायोफाइट के केस में क्या होता है? हमारी जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव करेगा, पर रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर चाहिएगा। ओनली द स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। स्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है, ये बात भी बिल्कुल हमारी सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एनाइसोगेमस टाइप। एनाइसोगेमस का टाइप का होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें? ब्रायोफाइटा में। देखो, ब्रायोफाइटा हमारा ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसमें एनाइसोगेमी होती है, जिसमें फीमेल गैमेट होता है एग, जो लार्ज साइज का होता है और नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट होता है स्मॉलर एंड मोटाइल। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बट करेक्ट आंसर 4th ही है। इसने पूछा था क्या सही नहीं है, और यही सही नहीं है, और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GEAC। GEAC की फुल फॉर्म क्या होती है? जी की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक, ई की इंजीनियरिंग, ए की अप्रूवल, और सी की होती है कम्युनिटी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ये हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, यूज़ है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, या स्टोरेज है हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, उनका एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उनकी स्टोरेज करनी है, उसके ऊपर रेगुलेशन लगाती है। ठीक है, उसके अंडर ये आती है। ठीक है, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है, उसके अंडर ये अथॉरिटी आएगी, और ये देखेगी हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर? फिनाइलकेटोन्यूरिया, यूरिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो हीमोफीलिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसका? एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर का, रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर का। ठीक है, और जो फिनाइलकेटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है या फिर थैलेसीमिया है, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर ए प्लांट स्पीसीज, एक प्लांट स्पीसीज के लिए, इकेड्स आर मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड आर इनफर्टाइल। इकेड्स का मतलब क्या होता है? इकोफेंस। इकेड्स का मतलब क्या होता है? इकोफेंस। ये क्या होते हैं? वेरिएशंस शो करते हैं। इकोफेंस, इकेड्स क्या होते हैं? वेरिएशंस, एक स्पीसीज के अंदर वेरिएशन, किसकी वजह से? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, बट ये क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरफर्टाइल होते हैं। इंटरफर्टाइल का मतलब है इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी है, इकोटाइप्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड आर इंटरफर्टाइल। इकोटाइप्स जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होती है, पर एक ही स्पीसीज के अंदर जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं। ठीक है, पर ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडेप्ट कर लेती हैं। ये दे आर आल्सो इंटरफर्टाइल, बट ये इंटरब्रीड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि बीच में क्या आ जाता है? पहाड़ आ जाएंगे, नदी आ जाएगी, है ना, कुछ जियोग्राफिकल बैरियर आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए कि भाई दोनों ही क्या होती हैं हमारी, दोनों ही जो इकेड्स हैं या इकोटाइप्स हैं, दोनों ही हमारी इंटरफर्टाइल होती हैं। जस्ट ए मिनट, दोनों ही हमारी क्या होती है? इंटरफर्टाइल होती हैं, और दोनों ही जेनेटिकली, ये जो इकेड्स होती हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, बट ये इंटरफर्टाइल होती हैं। ठीक है, और दूसरी हमारी जो स्पीसीज है वो क्या होती हैं? जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, बट स्टिल जेनेटिकली डिफरेंट होने के बावजूद वो इंटरफर्टाइल होती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 111वां क्वेश्चन, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट, इंश्योरिंग एन एरोबिक कंडीशंस इन द कल्चर वेसल, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। किसके लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। जब हम स्टीयर करते हैं एक एजिटेटर सिस्टम के साथ, स्टीयर टैंक को स्टीयर करेंगे, तो उसमें क्या होगा? कल्चर मीडिया तो मिक्स होगा ही होगा, ऑक्सीजन भी मिक्स होगी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि हम हवा उसमें घोल रहे हैं। ठीक है, एरोबिक माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, द रेगुलेशन ऑफ लेग ओपन बाय रेप्रेसर प्रोटीन। रेप्रेसर प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन, और ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो क्या होती है? ये नेगेटिव रेगुलेशन होती है। लेग ओपन में अगर रेप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड होगा? ऑपरेटर्स रीजन से बाइंड होगा। ऑपरेटर से जैसे ही वो बाइंड हो जाता है, तो जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है वो प्रमोटर से आके बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। ठीक है, तो ये इनहिबिट कर देता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। तो इनहिबिट कर देता है, तो ये क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन है। नेक्स्ट है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बाय अर्थ विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी की फॉर्म है जो रेडिएट करती है अर्थ, जो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेंगी और ग्लोबल वार्मिंग करेंगी? अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज या रेडियो वेव्स? इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस होती हैं, रेडिएट करती हैं एनर्जी को। ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इसको एब्जॉर्व कर लेती है और हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोल्यूट इज एडिड टू प्योर वाटर द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। जब सोल्यूट को ऐड करा जाएगा प्योर वाटर के अंदर, है ना, तो जो वैल्यू है वाटर पोटेंशियल की
वाटर पोटेंशियल की वो क्या होगी, रिमेन जीरो, बिकम्स मोर देन जीरो, बिकम्स लेस देन जीरो, डज नॉट चेंज। तो ये क्या हो जाएगी, बिकम लेस देन जीरो, जीरो से कम हो जाएगी, क्योंकि प्योर वाटर का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है। प्योर वाटर का क्या होता है, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, जीरो। जब भी इसमें सोल्यूट ऐड किया जाता है तो जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल जो होता है, वाटर पोटेंशियल जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, जीरो से कम हो जाती है उसकी वैल्यू, ठीक, क्योंकि जो सोलिड पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी को, जो मूवमेंट की एनर्जी होती है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। हमें इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो, विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड वेलिन होता है, ये इनकरेक्ट है। बेसिक अमाइनो वेलिन तो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है। और हमारा बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, और ये किस में ज़्यादा होते हैं, हिस्टीन प्रोटीन के अंदर ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जांपल है हमारा लाइसिन, नो, इसका एग्जांपल का है वेलिन, है ना। लाइसिन तो हमारा क्या है, बेसिक है, बेसिक अमाइनो एसिड है। वेलिन हो गया, एलानिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या होता है, फिलाइन एलानिन। तो यहाँ पे हमारे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, तो बी और सी हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, बी और सी हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज। जो लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, ग्रोस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर हम कह सकते हैं बायोमास है, पर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में, एक इकोसिस्टम के एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे, एक पर्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट एरिया में जितना भी बायोमास है या लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसको बोला जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट कौन सा है इनमें से, सेलाजिलेना, मार्सिलिया, साल्विनिया या इक्विसेटम। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट में डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विसेटम तो होमोस्पोरस है और सेलाजिनेला, मार्सिलिया और साल्विनिया ये क्या है, हेट्रोस्पोरस है। ये दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक मेगा स्पोर। और इक्विसेटम को हम क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड। कौन सा एंजाइम है सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के अंदर जो बाइंड करता है मेम्ब्रेन के साथ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटिस, मेलेट हाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द ओनली एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और बाकी के जितने भी एंजाइम है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डोनेन्स इक्विलिब्रियम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ आयन इज। डोनेन्स इक्विलिब्रियम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आयंस को एक्यूमुलेट करने के लिए वो कौन सी होती है, ATP, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, NADH या ADP। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो जब अराइज होती है जब कुछ मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाए आयंस के अगेंस्ट, मतलब आयंस को एंटर ना करने दे। ठीक है, जब कोई मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होगी तभी तो वो किसी आयन को अपने अंदर एंटर नहीं करने देगी ना। और ऐसा कब होगा, ये ऐसा होगा
मान लो ऐसा हो गया कि वो किसी आयन को अपने, मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया और ये मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है इस आयन के, तो इसका इधर नहीं आने देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आयंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो एक्शन पोटेंशियल या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको तो चाहिए ही नहीं, एटीपी की इसकी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी इसको नहीं चाहिएगी। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 21 पे, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, XSY की वजह से होता है। ये क्रोमोसोमल कंडीशन है, मेल्स में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। टर्नर सिंड्रोम XO की वजह से होता है, ये भी एक क्रोमोसोमल कंडीशन है जो फीमेल्स में पाई जाती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल, कौन सी फेज में सेल साइकिल के हमारा डज द पेयर सेंट्रोइल रेप्लिकेट। पेयर जो सेंट्रोइल्स होता है, जो पेयर सेंट्रोइल होता है वो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट करेगा और दो पेयर्स बना देगा। पेयर सेंट्रोइल रेप्लिकेट करेगा और क्या बना देगा, दो पेयर बना देगा। ठीक है, कौन सी फेज़ में होता है, G1 फेज़ में, S फेज़ में, G2 फेज़ में या M फेज़ में। तो कौन सी फेज़ में होता है, S फेज़ में ऐसा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकेंड आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन आई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिंग मीडिया। रिफ्रैक्टिंग मीडिया वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिससे जब लाइट पास होगी और बेंड होगी, रिफ्रैक्ट करेगी, है ना, लाइट को और इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि वो फोकस कर पाए रेटिना के यूपर, है ना। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है और रिफ्लेक्शन में यूज़ नहीं होता। आइरिस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, लेंस, ये भी यूज़ होते हैं, पर आइरिस यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आइरिस कलर पार्ट होता है आई का, जो प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है और जो जितनी अमाउंट में लाइट एंटर कर रही है आई के अंदर उसको कंट्रोल करता है। ये अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है आई के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड्स अमोंग द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ एपिक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है इनमें से जो एपिनक्राइन या एपोक्राइन भी इसको बोला जाता है, उसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, देखो, जो एपिक्राइन ग्लैंड होती है या इसको बोला जाता है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन या एपिक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो अपनी पोर्शन को तोड़ के, बड ऑफ करके क्या करती है, अपनी सिक्रेशन को सिक्रेट करती है। मान लो ये ग्लैंड है, ये अपने ऊपर के हिस्से को तोड़ देगी जब ये अपने प्रोडक्ट को सिक्रेट आउट करेगी, तो ऐसी ग्लैंड एपिक्राइन या एपोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड क्लासिक एग्जांपल है किसका, मेमरी ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी। ठीक है, ये एपोक्राइन ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड जो होती है वो हमारी मैरोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस वोमिटिंग, मान लो वोमिटिंग करके अपने सिक्रेशन को सिक्रेट करना, तो स्वेट ग्लैंड मैरोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो भी हमारी मैरोक्राइन ग्लैंड होती है। और जो सेबेसिस ग्लैंड होती है वो क्या होती है, होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड होती है, जहाँ पे पूरी सेल डिस्ट्रप्ट हो जाएगी, टूट जाएगी अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए। तो कौन सी ग्लैंड इनमें से एपिक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, पर ए बी एंड डी तो है नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ए और डी, ए और डी, ए और डी नहीं, बी और डी, ए और डी तो कहीं पे भी नहीं है, तो बी एंड डी, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 124, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट प्रोड्यूस बोथ चेस्मोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स। दोनों तरह के जो फ्लावर्स हैं, देखो कैस्मोगेमस जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं एक्सपोज्ड, या फिर हम कह सकते हैं ओपन फ्लावर्स होते हैं जिसमें एंथेरोस्टिग्मा एक्सपोज होगा ताकि क्रॉस पोलिनेशन हो सके उसके। और क्लिस्टोगेमस होते हैं जो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, वो कभी ओपन नहीं होते, सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। तो जैसे प्लांट है वोइला, ऑक्जेलिस, रोज और कैमेलिना। तो यहाँ पे जो वोइला है प्लांट, जैसे वोइला हो गया, वोइला, ऑक्जेलिस और कोमिलेनिया, ये दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं।
कैस्मोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी। पर जो हमारे रोज़ होते हैं ये हमारे कैस्मोगेमस ओपन फ्लावर है। कभी देखा है कि रोज़ का फ्लावर क्लोज हो? क्लोज वो तब होता है जब वो बडिंग पोजीशन में हो, मतलब बडिंग स्टेट में हो। नेक्स्ट है 125, व्हेन यूट्री पार्शली फ्यूज, जब यूट्री पार्शली फ्यूज हो जाता है सो एज टू फॉर्म टू होन्स, दो होन्स बनाने के लिए एंड टू सेपरेट ल्यूमेंस इनसाइड, इट इज़ कॉल्ड। ऐसा यूट्रस जिसमें दोनों होन फ्यूज हो गए और दो अलग अलग लूमेन की फॉर्मेशन कर दी, ऐसा यूट्रस कैसा होता है? बाईपार्टाइट यूट्रस या बाई कॉर्नुएट यूट्रस या सिंप्लेक्स यूट्रस या डुप्लेक्स यूट्रस। ऐसा हमारा यूट्रस होता है बाई कॉर्नुएट यूट्रस। ठीक है, जिसमें कौन जेनाइटल यूट्रस होते हैं, हार्ट शेप्ड का यूट्रस होता है, इसमें पार्शियली फ्यूजन हो जाता है मुलेरियन डक्ट का, तब हमारा ऐसा यूट्रस बनता है। ठीक है, और जो डुप्लेक्स यूट्रस होता है इसमें दो सेपरेट यूट्रस होते हैं, वो फ्यूज्ड नहीं होते पर यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अमोनिया विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द डैश ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय द प्रोसेस ऑफ डैश एंड एक्सर्टेड आउट बाय डैश। ये हमें गैप फिल करने हैं, ईजी है। देखो यूरिया जो है वो अमोनिया जो यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लीवर के अंदर, कौन सी साइकिल के थ्रू? ओर्निथिन साइकिल, या इसको क्रेब्स हेंसलिट साइकिल भी बोलते हैं, ओर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं और यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास? लीवर क्रेब्स हेंसलिट साइकिल के थ्रू। ठीक है, क्या करा जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाली है अभी रिसेंटली, यू कैन वॉच दैट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है select the wrong combination from the given table with the help of code given below. नेम ऑफ हार्मोन, सोर्स एंड नेचर। फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का सोर्स क्या है? इसमें लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। सही बात है, टेस्टोस्टेरोन इसी से रिलीज होता है। स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सॉरी, एस्ट्रोजन फोलिकल सेल ऑफ ओवेरी रिलीज करती हैं, स्टीरॉयड हार्मोन बिल्कुल सही है। प्रोजेस्ट्रोन हमारा स्टीरॉयड हार्मोन होता है, कॉर्पस लूटियम से प्रोड्यूस होता है ओवेरी के, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमन प्लेसेंटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करती है जिसको HCG बोला जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ऑल कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर्स आर बोटेनिकली क्या होते हैं? ये बास्ट फाइबर होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, एपिडर्मल फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं? एपिडर्मल फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग एक्सटेंशन होती है एपिडर्मल सेल्स की। ठीक है, और ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। जो बास्ट फाइबर होता है उसका एग्जाम्पल है जूट एंड फ्लेक्स। ठीक है, जूट एंड फ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन। ब्रोकास एरिया जो होता है स्पीच का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेरिटल लोब में, टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब में, या फ्रंटल लोब में? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब में। ये फ्रंटल लोब का डोमिनेंट हेमिस्फीयर वाला रीजन है ब्रोका एरिया, जो स्पीच के लिए ही बना होता है, स्पीच प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अगर ये डैमेज हो गया तो ब्रोकास एफेजिया कंडीशन हो जाती है, जिसमें लैंग्वेज समझने में या बोलने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमें मैच करना है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला है हमारे पास कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी पार्थिनोजेनेसिस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फीमेल प्रोड्यूस करते हैं, मेल बहुत रेयर होते हैं, मेल इसमें बहुत रेयर होते हैं। तो इसमें क्या होगा? जब फीमेल प्रोड्यूस करेंगे तो फीमेल क्या होंगी हमारी? फीमेल क्या होंगी? फीमेल हैप्लॉइड मेल पार्थिनोजेन एक्सक्लूसिवली फीमेल मेल रेयर, या फिर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस अगर होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन होगी तो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होगी, है ना, डिप्लॉइड होगी। और एरिनोटोकी ये पार्थिनोजेनेसिस की फॉर्म है जहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग किस में डेवलप होते हैं? हमारे मेल में डेवलप होते हैं। सॉरी, बी का फर्स्ट होगा। और हमारी जो थैलीटोकी होती है, थैलीटोकी में ये फॉर्म होती है पार्थिनोजेनेसिस की जहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल में डेवलप होंगे।
ठीक है, यहाँ पे भी फीमेल, ये मेल रेयर, हाँ इसमें फीमेल होगा। और इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस वो होती है जिसमें दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और पार्थिनोजेनेसिस भी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखें तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस होती है, ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आप यही समझो करेक्ट आंसर क्या है, ए का फोर्थ है। ठीक है, और जो बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। आई डोंट नो अबाउट द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, देख लेते हैं 31 क्वेश्चन को। 31 क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओस्टिक थाइज विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। ओस्टिक थाइज क्या होती है हमारी, ओस्टिक थाइज होती है बोनी फिशेस। ठीक है, ओस्टिक थाइज क्या होती है हमारी, बोनी फिशेस होती हैं। अब यहाँ पे क्या क्या हमें कोड दिए गए हैं, फर्स्ट है एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट, सेकेंड है दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, थर्ड है प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। तो देखो एयर ब्लेड इज प्रेजेंट इन मोस्ट मेंबर ऑफ ओस्टिक थाइज, तो ये सही है। ठीक है, जो उनको बायोंसी में हेल्प करते हैं, वाटर के अंदर बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है दे हैव ए 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, ये भी सही है, बोनी फिशेस का करेक्टरिस्टिक है। और जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ये किसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, कार्टिलेजिनियस फिशेस का, कार्टिलेजिनियस फिशेस का। तो ए एंड बी विल बी द करेक्ट, ए एंड बी विल बी द करेक्ट, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइव यूज्ड इन एपीकल्चर, एपीकल्चर में जो यूज्ड होते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। तो पहले इसने हाइव सीलिंग दी है, सुपर चैम्बर, ब्रूड चैम्बर, क्वीन चैम्बर, एक्सक्लूडर। ठीक है, एपीकल्चर जिसमें हम बी का कल्चर करते हैं, हनी बी का। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ब्रूड चैम्बर। इसने बोला है ऑरेंज आर्टिफिशियल यूज ना बॉटम टू, तो सबसे नीचे ही आएगा ब्रूड चैम्बर ना, सबसे नीचे ब्रूड चैम्बर आएगा, जहाँ पे जो क्वीन है वो अंडे देती है, लेज एग, यहाँ पे क्वीन जो बी है वो अंडे देती है। फिर आता है इसके ऊपर आता है क्वीन एक्सक्लूडर, पहले ये आएगा फिर ये आएगा क्वीन एक्सक्लूडर। ये ब्रूड चैम्बर के ऊपर इसलिए होता है ताकि क्वीन मूव ना करे, है ना, हनी स्टोरेज एरिया में मूव ना करे। फिर हमारा थर्ड आएगा सुपर चैम्बर, है ना, ये क्वीन एक्सक्लूडर के ऊपर होता है जहाँ पे वर्कर बी हनी को स्टोर करती है। ठीक है, यहाँ पे हनी स्टोर होगा। फिर आता है हाइव सीलिंग, टॉप पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी डी बी ए, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे है हमारा पास टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 500 ml होता है, ये बिल्कुल सही है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 2500 से 3000 ml होता है ना, अगर हम एडिशनल वॉल्यूम भी इसमें मिलाएं जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू आता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा होता है 1000 टू 1100 ml और रेजिडुअल होता है हमारा 1200 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम ये आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देख लो अब ए का क्या है हमारे पास, ए का होता है थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है, ये दोनों में देखेंगे हम। फिर हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सेकंड, सी का सेकंड, ये होगा, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट, एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परगाइलस निगर, एस्परगाइलस निगर के थ्रू नहीं प्रोड्यूस किया जाता, एसिटोबैक्टर एसिटी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जो हमारा एस्परगाइलस निगर है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। स्टेटिन आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, ये सही है, स्टेटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, लैक्टिक एसिड के लिए भी यूज़ किया जाता होगा, साइक्लोस्पोरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी ठीक है। तो ये हमारी
एक मिनट। स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है स्टेटिन, ठीक है। ये ईस्ट, कौन सी ईस्ट के थ्रू? स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू नहीं किया जाता, ये ईस्ट के थ्रू किया जाता है। कौन सी ईस्ट के थ्रू? मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस के थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है। और साइक्लोस्पोरिन ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये ठीक है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट जो इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उन पेशेंट के अंदर। ईस्ट यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, एल्कोहल एंड ब्रेड। लैक्टिक एसिड के लिए हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है, ठीक है, ये है। यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एस्परगाइलस निगर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। स्टेटिन मोनास्कस परप्यूरियस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। ईस्ट क्या करती है हमें पता ही है ईस्ट का, तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर क्या है? कॉमन कोल्ड, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरियम है जो मेनिंगिटस करता है, निमोनिया जिसको बोलते हैं, ये ईयर इन्फेक्शन जो कोज करता है। कॉमन कोल्ड तो राइनोवायरस करता है ना। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। रिंग वॉर्म इज कोज्ड बाय माइक्रोस्पोरम के थ्रू भी, ट्राइकोफाइटन के थ्रू भी किया जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। एलिफेंटाइसिस विचेरिया, ये तो ये ठीक है, विचेरिया पेनक्रोफ्टी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है। नेक्स्ट है ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डेट कंटेन वन कॉपी ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ए स्पीसीज इज कॉल्ड। मतलब हर एक कॉपी वो एक स्पीसीज से कंटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेट, मोनोप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड या डिप्लॉइड, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि इसने बोला वन कॉपी कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक लीवर के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो किडनी तो लीवर होगा नहीं, लीवर टू हार्ट नहीं होगा, लीवर टू किडनी नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर होगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। 138 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर ऑल साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ऑल साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सही नहीं है? दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, नॉट ट्रू, ये बिल्कुल बहुत सारे फिक्स कर सकते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, बट ये यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है। बाकी कई देखते हैं। दे लेक एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, साइनोबैक्टीरिया ओब्वियसली ये सही है। दे कंटेन क्लोरोफिल ए, ये भी ठीक है। देयर सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेलोज, सेलोज की नहीं बनी होती, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लाक जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लाक, सीड लैक, ठीक है, या फिर हमारा प्योर लैक, शीट लैक या सेल लैक। सेल लैक इज़ नॉट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ लैक। ये लैक रेजिन होता है जो सीड लैक की प्रोसेसिंग के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 140। इन द मेरीडोनियल प्लेन क्लीवेज द क्लीवेज फरो इज फॉर्म्ड। क्लीवेज फरो फॉर्म्ड किया जाता है अबो इक्वेटर, बिलो इक्वेटर, पास थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ एग, पास थ्रू एनिमल एंड वेजिटल पोल फ्रॉम द मिडल। तो क्या होता है? वो एनिमल और वेजिटल पोल्स के मिडल से पास होती है क्लीवेज फरो, जब हम मेरीडोनियल प्लेन क्लीवेज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। ओपरेन ने क्या दी थी? अपनी थ्योरी दी थी केमिकल ओरिजिन के बारे में, एबायोजेनेसिस, केमिकल इवोल्यूशन उन्होंने दिया था, ठीक है। तो लेमार्क ने क्या दिया था? इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो ये सही है। बी का उन्होंने थ्योरी दी थी यूज़ एंड डिसयूज़ वाली, लेमार्क ने यूज़ एंड डिसयूजन। डार्विन ने भी इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ठीक है। ह्यूगो ड्यू वराइज ने क्या दिया था? ह्यूगो ड्यू वराइज ने साल्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ए का तो फोर्थ है। लेमार्क ने यूज़ एंड डिसयूज़, उसने जैसे डोले बन जाते हैं, हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो थ्योरी दी थी। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। ओपरेन ने हमारा बायोजेनेसिस दी थी। ह्यूगो ड्यू वराइज ने साल्टेशन दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए का फोर्थ है और बी का फर्स्ट है। ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे मेरिस्टम टिश्यू है। मेरिस्टम टिश्यू क्या है? हमारा जो डिवीजन करता रहता है। तो कैमियम एक लेटरल मेरिस्टम टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ए का 4th हो गया। सिंपल टिश्यू कौन सा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू हो सकता है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। सिक्रेटरी टिश्यू कौन सा है? सिक्रेटरी टिश्यू हमारा हाइडाथोड्स है, ठीक है, ये वाटर और सेप सिक्रेट करता है ग्यूटेशन के टाइम पे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा फ्लोएम है। तो ए का हमारा क्या है? 4th। ए का 4th है और बी का 1st है। बी का 1st है और सी का 2nd है ना, सेक्रेटरी टिश्यू सी का 2nd। तो सी का 2nd ये है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ, किसके डेरिवेटिव होते हैं? अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसके होते हैं? फैटी एसिड के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर और पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। थियोफ्रास्टस स्पीसीज प्लांटारम इट इज़ इनकरेक्ट। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है और उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटारम लिखा है, मतलब प्लांटारम बुक लिखी है। और स्पीसीज प्लांटारम बुक लिखी गई है कैरोलस लीनियस के थ्रू, ठीक है। लीनियस ने क्या लिखी? हिस्टोरिया प्लांटारा, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हिस्टोरिया प्लांटारम किसने लिखे? थियोफ्रास्टस ने। गैस्पर्ड बोहिन वो उन्होंने क्या लिखे? पाइनस थियार्टी बोटानिकी, ये करेक्ट है, ठीक है। नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बेंथम एंड हुकर जेनेरा प्लांटारम, ये करेक्ट पेयर है, ये भी ठीक है, तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। सी एंड डी तो यहाँ पे क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा, तो ए एंड बी विल बी इनकरेक्ट। मतलब कि 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कौन सी डिजीज नहीं कोज की जाती? बेस्डोफ डिजीज, हैशीमोटो डिजीज, एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर या प्लम्बर्स डिजीज। तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हैशीमोटो डिजीज नहीं की जाती। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ठीक है। और जो हमारी बेस्ट ऑफ डिजीज़ है इसको हम ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं, और जो एक्सपोथाल्मिक डिजीज़ है, ग्वाइटर डिजीज़ है, इसको भी ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं। और प्लम्बर्स डिजीज़, ये तीनों ही हमारी ग्वाइटर से एसोसिएटेड होती हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म से एसोसिएटेड होते हैं। पर जो हैशीमोटो डिजीज़ होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है, अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, ठीक है। द कल्चरेबल फिश शुड बी हर्बीवोर्स इन नेचर, द कल्चरेबल फिश शुड बी फास्ट ग्रोइंग, द कल्चरेबल फिश शुड नॉट बी अनपैलेटेबल, द कल्चरल फिश शुड नॉट बी प्रोलिफिक ब्रीडर्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द कल्चरेबल फिश शुड नॉट बी प्रोलिफिक ब्रीडर, ठीक है। क्योंकि अगर सक्सेसफुल एक्वाकल्चर करना है, फिश फार्मिंग करनी है, तो कल्चरेबल फिश शुड आइडियली भी प्रोलिफिक ब्रीडर, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके और फार्मिंग में एबेंडेंट स्टॉक हमें मिल सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 147 हार्ड एंड स्टोनी शेल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स कोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेट्स या प्रोजेनकाइमा। स्क्लेरेट्स की वजह से उनके सीड कोट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल इन पी, फ्लावर शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप। कौन सी नहीं की गई थी? फ्लावर शेप को नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, फ्लावर कलर भी, फ्लावर पोजीशन भी, एक्सियल और वाली पोजीशन, पोड शेप भी उन्होंने डिस्कस की थी, बट फ्लावर शेप नहीं की थी। तो करेक्ट आंसर यही रहेगा। 149 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिंचर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट इनटू द डोडेनम। स्पिंचर ऑफ ओडी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ब्लैक वाटर फीवर इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम लेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या करता है, ब्लैक वाटर फीवर कोज करता है। और इसी के साथ हमारा ये पेपर ख़त्म होता है और अपकमिंग वीडियो में मैं बात करूँगी या डिस्कस करूँगी 2018 का पेपर जो मैंने नहीं डिस्कस किया है, और जितने मेरे को पेपर मिलेंगे उतने मैं डिस्कस कर सकती हूँ। पर 2018 का जो HTET की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दैट। सो स्टे ट्यून विद मी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।